हाय गाइस, मैं ब्रिजेश और आज आपको जो है मानव में जनन के बारे में बताएंगे। और इसके पहले मैंने आपको एक वीडियो और बनाया था, इसी पुरुष के जनन में भाग 1 करके है। और उसमें मैंने आपको कहाँ से बताया था कि जो मानव में जनन किस तरीके से होता है, किस प्रकार से होता है, और फिर उसके बारे में आपको बताया गया था कि कहाँ तक, तो जो मैंने उस वीडियो में एक टेस्टिस तक अध्ययन कर लिया था। तो टेस्टिस में किसका निर्माण होता है, तो टेस्टिस में आप सबको बताया गया था कि जो शुक्राणु पाए जाते हैं, तो वो शुक्राणु का जन्म होता है किसमें होता है कि शुक्रजनन नलिका इसको कहते हैं, तो शुक्रजनन नलिकाओं में होता है। और इसी में आपको बताया गया था कि जो जगह जगह पर कुछ अंतःस्रावी कोशिकाएं पाई जाती हैं, और जिसमें से नर हार्मोन्स जिसको टेस्टोस्टेरॉन कहते हैं उसका स्रावण होता है, और जिसके कारण मानव में द्वितीयक लैंगिक लक्षण आते हैं। तो यहाँ तक मैंने बताया था टेस्टिस के बारे में। आज हम उसी के आगे जो है चलते हैं, और उसी के आगे आज हम पढ़ेंगे अधिवृषण के बारे में, एपिडिडाइमिस के बारे में पढ़ेंगे, या अन्य जो और भी अंग होंगी कोशिश करेंगे कि आज इसी वीडियो में ख़त्म करेंगे। और अगर नहीं ख़त्म हो पाए तो एक वीडियो और बनाएंगे जो किसके लिए बनेगा, पुरुषों के जनन तंत्र के बारे में बनेगा। तो यहाँ पर आज हम सबसे पहले देखते हैं कि ये जो अधिवृषण है, तो अधिवृषण कहाँ पर होते हैं, कैसे होते हैं, किसके आकार के होते हैं, और उसमें फंक्शन क्या होता है, कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं, तो उसके बारे में आप सबको बताया जाएगा। तो आज हम हेडिंग डालेंगे अधिवृषण के बारे में। तो अधिवृषण में हम लिखेंगे क्या, थोड़ा सा हम नोट करेंगे, ताकि नोट करते रहोगे तो आपके लिए बेटर पड़ेगा। और अगर नहीं टाइम है तो आप इसको वीडियो को देख लो, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि विथ फिगर रहता है तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो यहाँ पर एक फिगर मैंने यहाँ से यहाँ तक बनाया है, ये वाली जो रचनाएं होती हैं, तो इसी रचनाओं को ही हम क्या कहते हैं, अधिवृषण कहते हैं। अब एक एक लाइन लिखाएंगे तो समझा देंगे तो समझ में आ जाएगा। तो अधिवृषण में हम लिखेंगे तो सबसे पहले क्या लिखते हैं कि अधिवृषण जो होता है तो ये पाया कहाँ पर जाता है, तो यहाँ पर हम नोट करेंगे, नोट करते चलेंगे। तो वृषण के ऊपर, वृषण के शीर्ष भाग पर, शीर्ष भाग पर एक टोपी के समान संरचना पाई जाती है, जिसे अधिवृषण कहते हैं। ठीक, तो देखो ये जो हो गया वृषण, टेस्टिस हो गया। ठीक, तो वृषण के ऊपर ये जो रचनाएं हैं, तो उसी रचनाओं को हम क्या कहते हैं, अधिवृषण कहते हैं। अब इसकी लंबाई कितनी होती है, तो इसमें लिखना है जिसकी लंबाई लगभग 6 मीटर, इम्पोर्टेंट है। ठीक, लगभग कितनी होती है, 6 मीटर तक होती है। लेकिन यह कुंडलित होकर कितना, 4 सेंटीमीटर
इम्पोर्टेंट है। तो कुंडलित होकर कितनी संरचनाओं में इकट्ठी हो जाती है? 4 सेंटीमीटर हो जाती है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान दे रहना है। तो यहाँ से यहाँ तक कि खूब क्वाइल्ड हो जाती है और क्वाइल्ड होकर के कितने में सिमट जाती है? ये 4 सेंटीमीटर में। अगर वैसे कहा जाए कि टोटल लंबाई कितनी होती है तो 6 मीटर तक होती है, लेकिन अब क्वाइल्ड होकर के कितने में? 4 सेंटीमीटर में हो जाती है। अब अगर इसकी हम बात करें तो इसके भाग कितने होते हैं? तो इसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? तो लिखना है इसमें, इसके 3 भाग, इसके 3 भाग होते हैं जो किसके समान? अल्प विराम, बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्प विराम जिसको क्या कहा जाता है? कॉमा। अब कॉमा कैसे बनता है? इस टाइप के जो संरचना बनाए उसी को बोलते हैं कामाकार की संरचनाएं। तो किसके समान दिखाई देता है ये? अल्प विराम या कॉमाकार संरचनाओं में। जैसे देखो ये यहाँ से और यहाँ से क्या दिख रहा है? कुछ कॉमाकार की संरचनाएं दिख रही है ना, जो कितने भागों में बटे हुए हैं? 3 भागों में बटे हुए हैं। अब इसको नोट कर लीजिए, तब इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। जो इसमें सबसे पहला पार्ट है, हम हेडिंग डाल देंगे इसमें। सबसे पहला पार्ट स्मॉल में करेंगे। तो सबसे पहले वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? शीर्ष, हेड। लेकिन ध्यान देना है, इसको एक नाम से और जाना जाता है। तो यहाँ पर देखो, तो ये वाला जो भाग है, इसी भाग को क्या कहा जाता है? शीर्ष भाग, या इसे क्या कहते हैं? कैपुट। इम्पॉर्टेंट है, ये नहीं पूछेंगे सामान्य में से, कंपटीशन लेवल में नहीं पूछते हैं कि शीर्ष क्या है, मध्य भाग क्या है या पुच्छ भाग क्या है, तो सबको पता होता है। मेन हमें ध्यान देना है कि उसको क्या कहते हैं। कंपटीशन में पूछा भी जाता है और पूछा भी गया हुआ क्वेश्चन है। तो शीर्ष को क्या बोला गया? कैपुट। तो ये कहाँ पर होते हैं? तो ये वाले भाग देखो, तो ये वाला जो सबसे पहला जो वृषण के ऊपर का भाग है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? कैपुट कहते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे कि ये जो शीर्ष का जो ऊपर वाला भाग है वो कैसा होता है, तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो इसमें हमें लिखना है कि यह वृषण के ऊपर सबसे मोटा भाग होता है। ठीक, तो सबसे मोटा भाग उपस्थित होता है। और थोड़ा सा और लिख लेंगे कि जिसमें अपवाहक नलिका निकलती है। ठीक, इम्पोर्टेंट है। तो ये कहाँ पर है? यह वृषण के सबसे ऊपर मोटा भाग होता है और जिसमें क्या निकलती है? अपवाहक नलिका। तो देखो, तो यहाँ से तो ये वाले जो भाग हैं, तो इसी भाग को हम क्या कहते हैं? अपवाहक नलिका। और जो आगे चल करके क्या नाम पड़ जाती है इसका? शुक्रवाहिनी, वास डिफरेंस। तो ये वाला जो भाग है, इसी भाग को हम क्या कहते हैं? हेड पोर्शन। और ये वाला जो भाग है वो कौन सा होता है? अपवाहक नलिका। अब हम दूसरा जो है दूसरी हेडिंग डालेंगे
दूसरा कौन सा भाग हो जाता है? काय। काय इसको क्या कहते हैं? बॉडी। अब देखो बॉडी का भी एक नाम और भी है, कौन सा है? इसको क्या बोलेंगे? कार्पस। कार्पस, कार्पस हो जाता है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो कार्पस में ये देखो ये कौन सा पार्ट होता है। अब नेक्स्ट है, तो यह कैसा होता है? यह हम लिख सकते हैं, यह कुछ पतला, यह कुछ पतला और कैसा होता है? मध्य भाग, मध्य भाग होता है। ठीक, तो कैसा होता है? मध्य भाग होता है। अब हम तीसरा पढ़ेंगे। तीसरा जिसको हम क्या कहते हैं? पुच्छ, टेल। अब टेल का भी एक नाम और है, जैसे यहाँ पर देखो ये वाला भाग हो गया, तो ये वाला भाग को हम क्या बोलते हैं? क्वाडा। क्वाडा कह दिया जाता है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये कैसी संरचनाएं होती हैं, तो यह लिखना है इसमें, यह अधिवृषण, यह अधिवृषण की सबसे पतली संरचना होती है, जिसे क्या कहते हैं? पुच्छ, जिसे पुच्छ भाग कहते हैं। तो एक अधिवृषण के कितने भाग हो गए? 3 भाग। कौन कौन से? शीर्ष, काय और पुच्छ। तो शीर्ष में, शीर्ष को क्या कहते हैं? कैपुड, दूसरे को कार्पस और तीसरे को क्वाडा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कभी कभी पूछ लेते हैं कंपटीशन में। मान लो जैसे पूछ ले कि एक अधिवृषण का मध्य भाग कौन सा है, और दे दें सबसे ऊपर दे दें कैपुड, दे दें कार्पस, दे दें क्वाडा, दे दें आलाब्धन, दे दें या कदें ननाब्दीज दे दें, तो आप किस पर टिक करोगे? तो कौन सा भाग है? कार्पस होता है। अगर दे दें पुच्छ भाग कौन सा होता है, तो कौन सा होता है? क्वाडा होता है। अगर दे दें कि शीर्ष भाग कौन सा होता है, तो कौन सा है? कैपुड भाग होता है। तो ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हम पढ़ेंगे अधिवृषण के कार्य। तो हेडिंग डालेंगे अधिवृषण के कार्य, इसको नोट कर लेना एक बार। तो हेडिंग डालना है अधिवृषण के कार्य। फंक्शन ऑफ एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस, तो इसके देखते हैं कार्य कौन कौन से होते हैं। ध्यान देना, इम्पोर्टेंट काम होता है इसके। तो यहाँ पर हमें लिखना है कि इस भाग में शुक्राणु का पूर्ण परिपक्वन जिसको बोलते हैं मैचुरेशन। तो इस भाग में शुक्राणु का पूर्ण परिपक्वन होता है।
पूर्ण परिपक्वन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको अंडरलाइन भी कर लेना। तो इसमें आपको ये वाला क्या होता है, परिपक्वन होता है। अब कैसे होता है भाई, देखो बना तो शुक्राणु यहाँ पर, जन्म कहाँ पर लिया, वृषण में, वृषण के किस में, शुक्रजनन नलिका में। लेकिन जब यहाँ से ये चलते चलते और कहाँ पर पहुँचा, आदिवृषण में। तो आदिवृषण में क्या पाई जाती है, एक संरचना होती है। इस संरचना को हम क्या कहते हैं, स्टीरियोसीलिया। किस नाम से जाना जाता है, स्टीरियोसीलिया। और यही स्टीरियोसीलिया क्या करती है, इसका परिपक्वन करती है। परिपक्वन क्या होता है, जैसे मान लो कि दूल्हा समझ लो, ठीक, दूल्हा समझ लो। तो दूल्हा जो है उसको जाना है बारात, ठीक, बारात जाना है। तो वो कहाँ से चलेगा, अपने घर से चलेगा ना। लेकिन जब अपने घर से उसको बारात जाना हो तो सबसे पहले क्या करेगा, वो सजे वजेगा, नहाए धुलेगा। तो सबसे पहले उसका जन्म कहाँ पर हुआ, उसके घर में हुआ होगा। तो जब वो दूल्हा बनने जा रहा है सबसे पहले सजेगा ना। तो वैसे समझ लो कि जन्म तो यहाँ पर हुआ दूल्हे का, और सज वज रहा है कहाँ पर, इस आदिवृषण में सज रहा है। तो आदिवृषण में उसका क्या हो रहा है, परिपक्वन, मतलब तैयार हो रहा है कहाँ जाने के लिए, बारात जाने के लिए। क्योंकि वो आगे चलेगा तो वो वहाँ पर पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, परिपक्व हो जाएगा। और इसमें हम क्या लिख सकते हैं, और इसमें हम लिख सकते हैं परिपक्वन हो जाता है, पूर्ण परिपक्वन हो जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अर्थात यह अंडाणु का निषेचन करने योग्य हो जाता है, ठीक। तो निषेचन किसे कहते हैं, कि जब यहाँ से चलेगा शुक्राणु, ऐसे ऐसे आगे बढ़ेगा, यहाँ से जाएगा और मादा के निषेचन नलिका में आगे बढ़ाया जाएगा। निषेचन नलिका कहाँ पर होती है, मादा के जनन तंत्र में। तो निषेचन नलिका में पहुँच करके और उससे क्या करेगा, संयुग्मित हो जाएगा, फ्यूज कर लेगा। तो उसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। तो इस भाग में निषेचन करने योग्य वह हो जाता है। और क्या फंक्शन होता है इसके, थोड़ा सा और लिख लेंगे। और इसी भाग में संग्रहित होता है, ठीक। तो कहाँ पर, इसी आदिवृषण में जो शुक्राणु होता है वो कैसा रहता है, संग्रहित रहता है। और यह कब तक, जो लगभग 1 माह, बहुत इम्पोर्टेंट है तो ध्यान दे रहना है, तो लगभग 1 माह तक ठहरता है, 1 माह तक ठहरता है। तो इसके मेन काम क्या हुए कि इस भाग में शुक्राणु का क्या होता है, परिपक्वन होता है और निषेचन करने योग्य हो जाता है। और लगभग कितने माह तक वहाँ पर रहता है, 1 माह तक वहाँ पर रहता है। धीरे धीरे फिर क्या होता है, वो विघटित हो जाता है। विघटित यहाँ पर जो कुछ कोशिकाएं होती हैं उसको ऊर्जा के रूप में एब्जॉर्ब कर लेती हैं और फिर से शरीर में क्या होते हैं, उपयोग में आ जाते हैं। तो अधिवृषण का ये क्या था, फंक्शन था। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट भाग। तो यहाँ से जब हम नलिकाओं की बात करते हैं तो नेक्स्ट भाग पढ़ेंगे और उसका नाम क्या होता है, शुक्रजनन वाहिनी या शुक्रवाहिनी। तो अधिवृषण हो गया। अब अधिवृषण के बाद किसकी बात किया जाएगा, शुक्रवाहिनी की। अब शुक्रवाहिनी, तो शुक्रवाहिनी की लंबाई लगभग कितनी होती है, तो इसमें हम थोड़ा सा नोट कर लेंगे।
इसकी लंबाई लगभग 45 सेंटीमीटर। इम्पॉर्टेंट है, तो इसकी लंबाई कितनी होती है? 45 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक, तो कितनी होगी? 45 सेंटीमीटर तक। तो देखो ये जो बीचों बीच में ये वाली जो नलिका है, ये वाली, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? शुक्रवाहिनी कहते हैं। जो वृषण से होते हुए, आधि वृषण से होते हुए ये कहाँ पर पहुँचती है? किस भाग में? शुक्राशय भाग में। तो यहाँ से ऐसे इसकी लंबाई लगभग कितनी हो जाती है? 45 सेंटीमीटर। ध्यान देना कि पुरुषों में आपने सुना होगा कि एक भाग होता है, एक क्रियाएं होती हैं शल्य क्रिया, जिसको हम क्या कहते हैं? नसबंदी। नसबंदी, जिसको कहा जाता है बेसेक्टोमी। यहाँ पर देख लेते हैं, ये भाग है, ये वाला। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है? वास डिफरेंस या शुक्रवाहिनी। तो शुक्रवाहिनी को क्या किया जाता है? यहाँ से ऐसे काट करके इसको बांध देते हैं, यहीं पर ऐसे बांध देते हैं। और ध्यान देना है कि पेयर में होते हैं, जिस तरीके से इधर भी किया जाता है उसी तरीके से दूसरे साइड में भी करते हैं। दोनों का काम क्योंकि सेम होता है। यहाँ पर अगर हम एक को काट करके बांध देंगे और दूसरे को खुला रखेंगे तो वहाँ से शुक्राणु जा करके निषेचन की क्रिया कर सकता है। तो इसलिए दोनों भाग को क्या किया जाता है? कट एंड टाइट, काट करके बांध दिया जाता है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं? नसबंदी, बेसेक्टोमी भी कह सकते हैं। बेसेक्टोमी हो जाता है। और इसी बेसेक्टोमी के कारण जो आगे जो शुक्राणु होते हैं, शुक्राणु आगे की ओर नहीं बढ़ पाते हैं और निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती। ध्यान देना कि नसबंदी की जो प्रक्रियाएं होती हैं कहाँ पर होती हैं? शुक्रवाहिनी में होती हैं। अब उसके बाद हम नेक्स्ट जो है देखते हैं कि ये आगे और कौन से भाग में आ जाते हैं। ये देखो थोड़ा सा आगे चल करके ये यहाँ से ऐसे ऐसे किस में पहुँच जाती हैं? ये जो मूत्राशय होता है उसी के पास से गुजर करके यहाँ पर एक फूली हुई रचना बनाते हैं। और उसी फूली हुई रचना को क्या कहा जाता है? एम्पुला कहते हैं। क्वेश्चन में ध्यान देना है, इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी पूछ लेते हैं कि कहाँ पर पाए जाते हैं, यहाँ भी एम्पुला होते हैं। फिर उसके बाद ये आगे चल करके एक घुमावदार फंदादार से संरचना बनाते हैं और जा करके किस में जुड़ जाते हैं? शुक्राशय में जुड़ जाते हैं। और शुक्राशय जहाँ पर कौन कौन से? शुक्रवाहिनी और शुक्राशय जुड़ते हैं तो उसे हम एक नाम से जानते हैं, जिसको क्या कहा जाता है? स्खलन नलिका। इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो स्खलन या इजाकुलेटरी डक्ट, इसी को शॉर्ट में हम कह देते हैं ईडी बोल देते हैं। ईडी कहा जाता है। ये कंपटीशन लेवल में शॉर्ट में बोल देते हैं, ईडी के बोलते हैं। तो यहाँ पर जो भाग है उसी भाग को क्या बोलेंगे? स्खलन नलिका। और स्खलन नलिका से यहाँ तक धीरे धीरे शुक्राणु इसी मार्ग से आकर के आगे की ओर बढ़ जाता है। आगे की संरचना आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट भाग जो होगा, जिसको कहा जाएगा, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे पुरुष की सहायक जनन ग्रंथियाँ। तो पुरुष की सहायक जनन ग्रंथियाँ कौन कौन सी होती हैं? तो इसमें सहायक जनन ग्रंथियों में 3 आ जाते हैं। कौन कौन से? जैसे सबसे पहला है शुक्राशय, दूसरा कौन सा है? प्रोस्टेट, और तीसरा है काउपर। तो 3 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। तो यहाँ पर अब हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे पुरुष की सहायक जनन ग्रंथियां। तो पुरुष की सहायक जनन ग्रंथियों में कौन कौन से भाग आ जाते हैं जो जनन की क्रिया में सहायक होते हैं? अब इसमें एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डालेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा लिख लेना है कि
पुरुषों की सहायक जनन ग्रंथियों में मुख्य रूप से 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं, शुक्राशय, प्रोस्टेट और काउपर। तो सबसे पहले हम कौन सी हेडिंग डालते हैं? शुक्राशय के बारे में। शुक्राशय, सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल। तो यहाँ वाला जो भाग है वो कौन सा होता है? सेमिनल वेसिकल्स कहा जाता है। और इसका फंक्शन क्या होता है? तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले तो शुक्राशय वाले में, तो ये भाग कौन कौन सा बना रहे होते हैं और इसमें फंक्शन क्या होते हैं, तो कौन कौन से भाग आ जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला हम पढ़ते हैं कि शुक्राशय में, तो इसमें थोड़ा सा लिखेंगे कि ये कैसे होते हैं, ये कहाँ पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर लिखना है कि प्रत्येक शुक्राशय, तो जो प्रत्येक शुक्राशय होता है इसकी लंबाई कितनी होती है, एक लगभग कितने होते हैं? तो प्रत्येक शुक्राशय कहाँ पर? मूत्राशय, मूत्राशय यहाँ से लिखना है के ठीक पीछे लगभग 5 सेम। तो यहाँ पर ये वाला जो भाग है तो इसी वाले भाग को हम क्या कहते हैं? मूत्राशय कहते हैं। तो इसी के पीछे कौन से होते हैं? शुक्राशय होते हैं, जो लगभग कितने होते हैं? 5 सेंटीमीटर लंबे भाग होते हैं। ठीक, तो कितने भाग हुए? लगभग 5 सेंटीमीटर के लंबे भाग होते हैं। अब इसमें काम क्या होता है? अब ध्यान देना है कि इसमें शुक्राणु का संचय नहीं होता है। ये मत सोचना कि जैसे यहाँ पर शुक्र आशय, आशय का मतलब ठहरना, कौन ठहरना? शुक्राणु ठहरना, ऐसा नहीं होता है। ये वास्तव में क्या है? एक सहायक जनन ग्रंथियाँ होती हैं, इसका काम कुछ और होता है। तो यहाँ पर इसलिए मैंने लिखा दिया है कि इसमें संचय नहीं होता है। ये काम क्या करती हैं? तो इसमें लिखना है और थोड़ा सा कि जो वीर्य का इसको बोलते हैं सीमेन, जो वीर्य का लगभग 60% अंश बनाती हैं। ठीक, तो इम्पोर्टेंट है। अब वीर्य किसे कहते हैं? तो वीर्य वास्तव में कैसा होता है? चिपचिपा सा गाढ़ा सा तरल पदार्थ होता है। जैसे मान लो कि यहाँ पर क्या है, एक ये भाग है, तो इसे ही हम क्या कह दें? सीमेन, जिसको क्या कहा जाता है? वीर्य बोलते हैं। और वीर्य में कौन होते हैं? शुक्राणु। इस तरीके से शुक्राणु, स्पर्म। तो शुक्राणु किस में है? वीर्य में। आप कह सकते हो कि सीमेन में कौन है? सीमेन में कौन है? स्पर्म होता है। और जो इसको क्या करता है? इस शुक्राणु को ऊर्जा देने का काम करता है। तो अब इसमें कौन कौन से भाग होते हैं? तो थोड़ा सा लिखेंगे कि जिसमें अनेक प्रकार के
रासायनिक, अनेक प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं, अनेक प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं। अब इसका जो माध्यम होता है वह माध्यम कैसा होता है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होता है। तो ये किस रूप में होते हैं, ये मुख्यतः कैसे होते हैं, तो लिख देना थोड़ा सा और, जो पीले रंग के, हल्के से कैसे होते हैं, पीले रंग के होते हैं। और इसके जो अम्लीय माध्यम में कि क्षारीय में होते हैं, कभी कभी पूछ लेते हैं, तो कैसे होते हैं ये पीले रंग के क्षारीय माध्यम के, क्षारीय माध्यम के होते हैं। तो कैसे हैं ये क्षारीय माध्यम के। और अगर कहा जाए कि इसका लगभग पीएच वैल्यू कितना होता है, तो पीएच वैल्यू लिख लेंगे हम कहीं पर, यहीं पर नोट कर ले, ये 7.3 इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। तो कैसे होते हैं, 7.3 होते हैं और क्षारीय माध्यम के होते हैं। अब इसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो कितने पदार्थ होते हैं, तो इसमें थोड़ा सा लिखना है और कि जिसमें कौन कौन होते हैं, ए, बी और सी। तो 3 प्रकार के पदार्थ उपस्थित होते हैं। अब जैसे कौन कौन से हैं, तो जिसमें हम लिख सकते हैं कि फ्रक्टोज, फ्रक्टोज हो जाते हैं। दूसरा कौन से हैं, प्रोस्टैग्लैंडिन्स, प्रोस्टैग्लैंडिन्स। और तीसरा लिख देंगे सीमिनोजेलिन। तो 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं, ठीक। और लगभग कितना परसेंट अंश बना रहे हैं, 60% बना रहे होते हैं। कैसे होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। इसमें पाए क्या जाते हैं, फ्रक्टोज होता है, प्रोस्टैग्लैंडिन्स होता है और सीमिनोजेलिन होता है। अब देखो फ्रक्टोज का काम क्या होता है, इसका काम है कि क्या करना, ऊर्जा देने का काम होता है। तो ये जो फ्रक्टोज होते हैं वो क्या काम करते हैं, ऊर्जा देने का काम करते हैं। और फिर उसके बाद ये जो प्रोस्टैग्लैंडिन्स होते हैं, अब प्रोस्टैग्लैंडिन्स का काम क्या होता है, तो जो शुक्राणु को क्या करते हैं, सक्रिय। तो यहाँ पर लिख देंगे जो शुक्राणु को सक्रिय बनाते हैं ताकि शुक्राणु आगे की ओर गति कर सके। और जो सीमिनोजेलिन होता है वो वीर्य का क्या करता है, ये है वीर्य का स्कंदन। अब स्कंदन क्या होता है, जिसको बोलते हैं गाढ़ा कर देना, गाढ़ा कर देना। तो कभी कभी ये भी ध्यान देना है, जब किसी का मान लो जब कोई से जो लेडी है और उसका जो है रैप हो जाए, तो रैप में हम किसकी उपस्थिति का पता लगाते हैं, तो क्योंकि ये वास्तव में किस में पाया जा रहा है, सीमेन में होती हैं, सीमेन में। तो जब किसी का जैसे रैप हो जाता है तो उसके अगर वेजाइनल योनि की बात करते हैं, तो अगर वहाँ पर ये सीमेन पहुँचा है तो उसमें फिर क्या पहुँचा रहेगा, ये फ्रक्टोज पहुँचा रहेगा। और उसी फ्रक्टोज की उपस्थिति के कारण उसको हम पकड़ लेते हैं, या मतलब अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया है, गलत काम किया है, तो वो पकड़ा जाता है। और अगर वहाँ पर फ्रक्टोज नहीं है तो वो बेवजह के, जो कोई लेडी है बेवजह को उसको फंसाई हुई है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसी के कारण हम पता भी लगा लेते हैं। तो 3 काम हुए, कौन कौन से 3 पदार्थ हुए, फ्रक्टोज, प्रोस्टैग्लैंडिन्स और सीमिनोजेलिन। तो इससे ये क्या काम करता है, शुक्राणु को ऊर्जा देने का काम करता है। प्रोस्टैग्लैंडिन्स क्या काम करता है, शुक्राणु को सक्रिय बनाता है। और सीमिनोजेलिन क्या काम करता है, ये स्कंदन करता है, ताकि जो ये सीमेन है वो कैसा रहे, गाढ़ा रहे और उसमें
शुक्राणु जीवित अवस्थाओं में बने रहें। तो ये किसका काम हो गया, ये शुक्राशय का काम हुआ। शुक्राशय लगभग कितना % बनाया, 60% बनाया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ग्रंथियां होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट। अब उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि प्रोस्टेट का क्या काम होता है और किस तरीके से वो अपना वर्क कर रहे होते हैं। चलो अब दूसरी हेडिंग डालेंगे हम, पुरोस्त। इसको क्या कहा जाता है, पुरोस्त भी कहते हैं, प्रोस्टेट, प्रोस्टेट ग्लैंड। अब ये कैसे होते हैं भाई, प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। तो यहाँ पर तो ये वाले जो भाग होते हैं तो इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रोस्टेट। अब ये कैसे होती हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा लिखेंगे क्योंकि इम्पोर्टेंट भी है, कभी कभी किसी में समस्या भी कर देता है। तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो लिखेंगे कि यह किसमें, किसके चारों ओर, मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग के चारों ओर, मूत्र मार्ग के चारों ओर किस आकृति के, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंघाड़े। ये पूछा भी जाता है कौन सी आकृति के होते हैं, तो सिंघाड़े के आकृति के होते हैं। तो चारों ओर उपस्थित होते हैं। ठीक, इम्पोर्टेंट है। तो यही वाला भाग कौन सा है, प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, जो किस आकार की होती है, सिंघाड़े की आकार की होती है। कहाँ पर होते हैं, मूत्र मार्ग के चारों ओर पाए जाते हैं। अब इसका और भी काम क्या होता है, लगभग कितना % निकालते हैं, यह वीर का, लगभग लिख देना इसी में आगे करके, यह वीर का, यह वीर का लगभग 20 से 25% अंश या भाग बनाते हैं। ठीक, तो कितना % बना रहे होते हैं, ये 20 से 25% अंश बनाते हैं। और ये कैसे होते हैं, किस रंग के होते हैं, यह जो हल्के से, जो सफ़ेद से और अम्लीय, तो कैसे रंग के होते हैं, पहला कैसा था, पीले रंग का, ये कैसा है, सफ़ेद रंग का, और कैसा था वो, क्षारीय, ये कैसा है, अम्लीय। तो अम्लीय पदार्थ, अम्लीय पदार्थ का स्रावण करते हैं। ठीक, तो कैसे स्रावित कर रहे हैं, ये अम्लीय पदार्थ का स्रावण कर रहे होते हैं। किस रंग के होते हैं, ये सफ़ेद रंग के होते हैं। अब इस पदार्थ में पाया क्या जाता है, तो जिसमें अनेक प्रकार के, जिसमें अनेक प्रकार के प्रोटियोलाइटिक, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। पाए जाते हैं। ठीक, तो इस प्रोटियोलाइटिक एंजाइम में होते क्या क्या हैं, कौन कौन से पदार्थ उपस्थित होते हैं, जैसे इसमें है एक प्रकार से, जैसे
पेप्सिनोजन, जैसे कौन सा पदार्थ है, पेप्सिनोजन। फिर उसके बाद है अनेक प्रकार से और क्या लिख सकते हैं, जैसे लाइसोजाइम, लाइसोजाइम ध्यान देना, ये इम्पोर्टेंट है, ये जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। तो पेप्सिनोजन हो गया, लाइसोजाइम हो जाते हैं, एमाइलेज हो जाते हैं, एमाइलेज, जिसको एमिलेज भी कहते हैं, इसको और एक नाम से जानते हैं, इसको टाइलिन भी कहा जाता है। तो एमाइलेज यहाँ पर भी होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट के विघटन का काम करते हैं। फिर उसके बाद और इसी में होते हैं एक प्रकार से हाइलूरोनिडेज, हाइलूरोनिडेज तो आदि और भी बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पर हम एक आध दो की बात किए हैं। तो ये सब पदार्थ आपस में मिल करके किसका निर्माण किए, सीमेन के लगभग कितने परसेंट से 20 से 25% अंश बनाते हैं। अब इनका काम क्या होता है, इन सब पदार्थों का काम क्या है कि ये सब पदार्थ जो होते हैं वो अधिक, तो लिख देना थोड़ा सा कि जो वीर्य का अधिक स्कंदन को रोकने का कार्य करते हैं। ठीक, तो ये सब पदार्थ, ताकि जो सीमेन है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो जाए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा तभी समस्या हो जाएगी। तो इसको हल्का फुल्का क्या करते हैं, पतला बनाने का काम करते हैं। तो कौन से भाग हो गए, प्रोस्टेट के। हाँ, थोड़ा सा कभी कभी क्या हो जाता है कि जब किसी व्यक्ति की एज लगभग कितनी हो जाए, 40-45 साल की हो जाती है, तो ये प्रोस्टेट क्या होते हैं, स्वेलिंग में आ जाते हैं। इन्फेक्शन भी हो सकता है इसमें कभी कभी। जब स्वेलिंग में आ जाती हैं तो ये मूत्र मार्ग को क्या करते हैं, दबाव डालते हैं, और जब दबाव डालते हैं तो मूत्र त्याग में, यूरिन पास करने में उसको बर्न सा फील होता है, जलन सी होती है और दर्द होता है। तो डॉक्टर्स के पास जब हम जांच करवाते हैं तो वो बोलते हैं कि भैया इनका प्रोस्टेट क्या हो गया है, इनलार्ज हो गया है, बढ़ गया है। तो ऑपरेशन करके क्या करते हैं, इसको काट करके निकाल देते हैं। तो ये भाग हो गए दूसरे भाग, जो कौन से हैं, शुक्राशय के बाद प्रोस्टेट। अब हम तीसरा पढ़ेंगे, काउपर। अब तीसरी हेडिंग डालेंगे हम, काउपर ग्रंथि। काउपर ग्रंथि, या इसी को एक नाम से और जाना जाता है, बल्बो यूरेथ्रल। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो ये कौन सा भाग हो गया, तीसरा भाग हो गया। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि काउपर की ग्रंथियां जो होती हैं उनका काम क्या होता है। तो ये कहाँ पर होती हैं, तो ये हमें ध्यान देना है कि जो, या लिख सकते हैं कि ये प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे पाई जाती है। कहाँ पर होगी, प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे। तो देखो ये हो गया प्रोस्टेट, तो उसी के नीचे ये वाले जो भाग हैं, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, काउपर ग्लैंड बोलते हैं। काउपर की ग्रंथियाँ होती हैं। अब इनका काम क्या होता है, इनका फंक्शन क्या होता है, तो ये कहाँ पर होती हैं, तो ये किस रूप में होती हैं, सबसे छोटी, या लिख सकते हैं कि जो सबसे छोटी
ग्रंथि होती है। अब इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है, एक इधर और एक इधर होती है। और आप कह सकते हो ये पेयर में होते हैं, सिंगल पेयर के होते हैं, जोड़े में पाई जाती हैं। अब इनका काम क्या होता है, ये कैसे क्या स्रावित करती हैं? तो इसमें लिखना है कि जो एक, यहाँ से लिखेंगे, जो एक सफ़ेद से, और कैसा होता है वह? पारदर्शी होता है। जो एक सफ़ेद से चिपचिपे तरल का श्रावण करती हैं। तो कैसे ये पदार्थ का श्रावण करेंगे? ये सफ़ेद से होते हैं, चिपचिपे होते हैं और तरल पदार्थ का श्रावण करती हैं। और यह लगभग कितने बनाते हैं, लगभग कितने अंश बनाते हैं? तो इसमें लिखेंगे कि जो वीर का लगभग 8 से 10%, 8 से 10% अंश बनाती हैं। ठीक, तो कितना परसेंट बना रही हैं? 8 से 10% अंश बनाती हैं। और ये कैसे माध्यम को? जो क्षारीय माध्यम में होती हैं, जो क्षारीय माध्यम में होती हैं। तो यहाँ से भाई, तो ये वाला भाग, तो ये कैसे होती हैं? क्योंकि मान लो जैसे किसी व्यक्ति को जैसे मैथुन की क्रिया करना है, क्वाइटस मीटिंग करना है, तो क्योंकि इसी मार्ग से क्या होगा, इसी मार्ग से शुक्राणु जाएगा, और इसी मार्ग से क्या होते हैं, यूरिन भी पास होते हैं। यूरिन जो होता है वो कैसा होता है, अम्लीय होता है, तो शुक्राणु को नष्ट कर सकता है। तो जब यहाँ से जाते हैं तो सबसे पहले मैथुन में, तो उसके पहले लगभग 1-2 बूंद क्या होते हैं, पहले ही यहीं से निकल जाते हैं, ताकि इस मार्ग को क्या कर सकें, वो क्लीन कर सकें, साफ कर सकें, या आप कह सकते हो उसको क्षारीय बना सकें, और जो शुक्राणु आगे की ओर बढ़ सके, कोई समस्या ना हो। और वहाँ पर पहुँच करके जो बेजाइना में भी क्या होते हैं, अम्लीय माध्यम में होते हैं, तो बेजाइना को क्या करते हैं, वहाँ भी क्षारीय कर देते हैं, ताकि शुक्राणु नष्ट ना हो सके। तो इसीलिए मैथुन में शुक्राणु निकलने के पहले या वीर्य निकलने के पहले ही क्या होते हैं, ये 1-2 बूंद निकल जाते हैं, और जो मार्ग को क्षारीय बना देते हैं, ताकि शुक्राणु नष्ट ना हो सके। तो ये 3 भाग मिल करके किसका निर्माण करते हैं, पुरुष के सहायक जनन ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। अब हमारे पास बचा है लास्ट भाग, वो कौन सा होता है, शिश्न। अब शिश्न के बारे में हम एक नया वीडियो बनाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा ये वीडियो लंबा हो जाएगा तो प्रॉब्लम कर सकता है। तो इसको देखिए, और इसके बारे में एक वीडियो भी हम और बनाएंगे, फिर उसके बाद शुक्राणु में बनाएंगे। तो मानव का जो पुरुष का जनन तंत्र है वो समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे मादा जनन तंत्र के बारे में। तो इसके लिए एक छोटा सा भी वीडियो बनेगा, तो कृपया उसके लिए वेट करें, और तब तक आप इसको देखें और एक दूसरे को ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।